मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीतियों के कारण हिंदुओं पर भयानक संकट मंडराया और वे विनाश के कगार पर पहुंच गए। इसलिए मैंने खुद को भारत माता का सच्चा पुत्र मानते हुए अपना पवित्र कर्तव्य निभाया और ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी एक साधारण लाठी और अहिंसा की अटूट शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और जिनका देश की स्वतंत्रता में इतना विशाल योगदान है कि हम उसकी गहराई की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे महान व्यक्तित्व की सराहना न केवल भारतवासी करते थे बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो गांधी जी के बारे में यहाँ तक कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर यकीन करने में संकोच करेंगी कि हार्ड मांस से बने एक ऐसे असाधारण इंसान ने कभी इस धरती पर जन्म लिया था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी के नेतृत्व में चले भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, जिससे वे मजबूर होकर देश छोड़कर चले गए। लेकिन फिर भी आज भारत का एक हिस्सा गांधी जी को देश के विभाजन का जिम्मेदार ठहराता है। इसी सोच के चलते नाथूराम गोडसे ने 78 वर्ष के कमजोर और बूढ़े गांधी जी की हत्या कर दी। क्या वाकई गांधी जी ने अपने जीवन का आखिरी उपवास पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए किया था? हम गांधी जी की अनसुनी और सुनी कहानियों की इस श्रृंखला में गहराई से जानेंगे। साथ ही नाथूराम गोडसे का वह अंतिम बयान भी सुनेंगे जो उन्होंने अपनी अदालती सुनवाई के दौरान खुद अपना केस लड़ते हुए दिया था। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करके देश पर कोई उपकार किया था या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस नए दशक में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मित्रों, 1930 में दांडी मार्च की जबरदस्त सफलता के बाद गांधी जी को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया। उन्होंने भारतीय परिधान में वहां पहुंचकर देश की मजबूत और गरिमामय छवि प्रस्तुत की, लेकिन वह सम्मेलन गांधी जी के लिए असफल साबित हुआ क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य भारत को आजादी देने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा मुस्लिम, सिख और अन्य भारतीय प्रतिनिधि गांधी जी के साथ नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। फिर भी गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर ब्रिटिश जनता ने भारत की राष्ट्रवादी मांगों के प्रति सहानुभूति दिखाई, लेकिन ब्रिटिश राजनेता विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यह बहुत डरावना और घृणित है कि श्री गांधी, जो एक देशद्रोही और औसत दर्जे के वकील हैं, अब खुद को एक फकीर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल गांधी जी की ताकत से कितने भयभीत थे। ऐसे में जब 1940 में चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल ने भारत से ब्रिटेन का समर्थन मांगा, लेकिन गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि भारत तब तक नाजियों के खिलाफ ब्रिटेन की मदद नहीं करेगा जब तक भारत को अपनी आजादी नहीं मिल जाती। इसी दौरान 8 अगस्त 1942 को उन्होंने उस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की जिसने ब्रिटिश शासन की कमर तोड़ दी। वह था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इसका ऐलान करते हुए गांधी जी ने कहा कि या तो हमें भारत को आजाद कराना है या इस प्रयास में अपना बलिदान देना है। हालांकि आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद गांधी जी की रिहाई की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल झुकने को तैयार नहीं थे। ऐसे में 22 फरवरी 1944 को जेल में ही कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई, जिसके कुछ महीनों बाद मई 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। इसके बाद गांधी जी और कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के साथ कई बैठकें की और देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चला। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन उसके साथ अखंड भारत का विभाजन हुआ और देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। उस दौरान भी गांधी जी शांति स्थापित करने के लिए कई भूख हड़तालें कर रहे थे, लेकिन समाज का एक वर्ग
उन्हें ही विभाजन का दोषी मानता था। उसी वर्ग से ताल्लुक रखते थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या करने के बाद ऐसे तर्क दिए जिनसे आज भी समाज का बड़ा हिस्सा प्रभावित है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा मानता है कि गोडसे सही थे। तो आइए जानते हैं कि कैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। 30 जनवरी 1948 का दिन दिल्ली में सूरज नहीं निकला था। कोहरे और ठंड के कारण सड़कों पर ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। हमेशा की तरह दिल्ली के बिड़ला हाउस में शाम 5 से 6 बजे के बीच गांधी जी की प्रार्थना सभा होने वाली थी, जो एक सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। सभा में अंतिम क्षणों में गांधी जी सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते थे और लोगों के सवालों का जवाब देते थे। उस शाम 4:30 बजे तक प्रार्थना स्थल लोगों से भर चुका था। वहीं गांधी जी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे, जिनके साथ चर्चा करते हुए गांधी जी अपना चरखा चला रहे थे। पटेल और नेहरू के बीच मतभेदों से जुड़ी यह चर्चा इतनी लंबी हो गई कि गांधी जी को प्रार्थना सभा के लिए निकलने में देरी हो गई। करीब शाम 5:10 हो चुके थे। जब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे तो उन्हें कश्मीर से आए 2 लोगों ने रोककर मिलने का समय मांगा। जवाब में बापू ने कहा कि अगर जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद मिलेंगे। उस मनहूस दिन गांधी जी ने 3 बार अपनी मौत का जिक्र किया था। शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका समय करीब है। गांधी जी पर पहले भी कई हमले हो चुके थे, जैसे 20 जनवरी को उनकी प्रार्थना सभा में बम फेंका गया था, लेकिन वे बच गए थे। लेकिन इस बार उनकी बातों में एक अलग ही उदासी थी। करीब 5:15 पर गांधी जी अपनी भतीजी मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे चलते हुए प्रार्थना सभा के चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे। तभी खाकी कपड़े पहने एक शख्स उनकी ओर बढ़ा। गांधी जी ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, जो एक पारंपरिक अभिवादन था। लेकिन उस शख्स ने पहले गांधी जी के सामने हाथ जोड़े, फिर अचानक अपने कपड़ों से एक पिस्तौल निकाली और गांधी जी पर सीधे निशाना साधकर 3 गोलियां दाग दी, 1 गोली छाती में और 2 पेट में। इसके बाद उसने फिर हाथ जोड़े और खुद को सरेंडर कर दिया। खून से लथपथ गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। खून से सनी उनकी धोती में मनु को गांधी जी की जेब घड़ी दिखाई दी, जिसमें समय रुका हुआ था 5:17। कमजोर और घायल नेता को तुरंत बिड़ला हाउस के एक कमरे में ले जाया गया, लेकिन नुकसान इतना गहरा था कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। अफरा तफरी के बीच लोग अपने प्रिय नेता की मदद के लिए दौड़े, लेकिन उनकी आंखों में अहिंसा का संदेश अभी भी चमक रहा था। अंतिम क्षण बेहद मार्मिक थे और इसी पल भारत ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया। इस खबर ने पूरी दुनिया में आग की तरह फैलकर सबको स्तब्ध कर दिया। गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। गांधी जी की प्रार्थना सभा को रिकॉर्ड करने वाले ने बताया कि अगले दिन जब दिल्ली में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। उस काले दिन राजधानी की सड़कों पर सिर्फ मुंडे हुए सिर ही नजर आ रहे थे। सैकड़ों लोगों ने गांधी जी की मौत के गम में अपने सिर मुंडवा लिए थे। अंतिम यात्रा बिड़ला हाउस से जनपथ, कनॉट प्लेस, ITO होते हुए राजघाट पहुंची। इस यात्रा में पंडित नेहरू और सरदार पटेल बैठे थे। दोनों शोक से डूबे हुए थे। यमुना किनारे पर जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो पूरी दुनिया ने अहिंसा और शांति के इस पुजारी के जाने का गम मनाया। दूसरी ओर गोडसे और उसके साथियों पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा चला, जिसमें नाथूराम गोडसे ने खुद अपना केस लड़ा और ऐसे तर्क दिए जिन पर आज भी बहस होती है। तो क्या गोडसे ने गांधी जी को मारकर देश पर एहसान किया? आइए जानते हैं। गांधी जी की मौत के बाद उनके पुत्र देवदास गांधी से मिलने पहुंचे। गोडसे ने कहा कि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बहुत दुख है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश से नहीं किया। न तो मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है और न ही कोई वैर। यह सुनकर देवदास ने पूछा कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो गोडसे ने जवाब दिया, केवल राजनीतिक कारणों से। हालांकि देवदास के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अदालत में गोडसे ने अपना पक्ष रखा।
अदालत में गोडसे ने कहा कि मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के लेखन और भाषणों का गंभीरता से अध्ययन किया है। पिछले 30 वर्षों में इन दोनों भारतीय नेताओं के विचारों और कार्यों ने मुझ पर इतना प्रभाव डाला है जितना किसी अन्य चीज ने नहीं। आगे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने देश की सेवा में जो किया है उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। उन पर गोली चलाने से पहले मैंने उनके सम्मान में सिर झुकाया था, लेकिन जब जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन की बात आई तो किसी भी बड़े से बड़े महात्मा को ऐसा अधिकार नहीं है। गोडसे का मानना था कि भारत के विभाजन में गांधी जी की प्रमुख भूमिका थी। गांधी जी ने देश को तोड़कर टुकड़े कर दिए क्योंकि ऐसा कोई न्यायालय या कानून नहीं था जो ऐसे अपराध के लिए दंड दे सके। इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारकर उन्हें दंड देने का यह एकमात्र तरीका अपनाया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि विभाजन को रोकने के लिए गांधी जी इतने आगे गए कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस की बहुमत वाली अंतरिम सरकार की कमान जिन्ना को सौंपी जाए या जिन्ना अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिन्ना के सिर पर अलग इस्लामिक देश बनाने का भूत सवार था, इसलिए वे अपनी जिद से नहीं हटे। हालांकि कोर्ट में अपने अंतिम बयान में गोडसे ने विभाजन के दौरान हुए नरसंहार के लिए भी गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुझे हाथ उठाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जो भयानक घटनाएं हुईं उनके लिए केवल गांधी जी जिम्मेदार थे। अगर पाकिस्तान बनने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। आगे गोडसे ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वहीं रहना चाहिए, जिस वजह से वे लोग वहां भयानक परिस्थितियों का शिकार हुए। प्रतिदिन हजारों हिंदुओं का अपमान होता रहा। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। लाखों हिंदुओं को अपना धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा निराश्रितों का काफिला हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान का शासन इस भयानक संकट का निवारण कैसे करता? साथ ही गोडसे ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मानजनक पद है, लेकिन वे राष्ट्र का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। नाथूराम गोडसे को अपनी विचारधारा पर इतना विश्वास था कि उन्होंने गांधी जी की हत्या पर जरा भी पछतावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 1948 को मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है। यदि यह प्रशंसनीय है तो मैं खुद को उस प्रशंसा का हकदार समझता हूं। आखिर में गोडसे ने कहा कि मेरे कार्य को अपराध नहीं बल्कि भलाई का काम माना जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय है तो वहां मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मित्रों, अपना केस लड़ने के दौरान गोडसे ने कहा कि 32 साल तक गांधी जी के विचारों में उत्तेजना भरने के बाद जब उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी जी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। वहीं गांधी जी के इस आखिरी उपवास को लेकर कई देशवासियों का मानना है कि उन्होंने अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए किया था। लेकिन क्या यह बात सत्य है? इसका जवाब है नहीं। जानकारों के मुताबिक गांधी जी ने यह अनशन देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए किया था। सितंबर 1947 में कलकत्ता से पंजाब जाने के रास्ते में महात्मा गांधी दिल्ली पहुंचे थे, जहां सरदार पटेल ने बताया कि दिल्ली के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इसलिए गांधी जी ने पहले दिल्ली में रुककर वहां शांति स्थापित करने का फैसला किया। लेकिन जब उनके प्रयासों से दंगे नहीं रुके तो 12 जनवरी 1948 को 78 वर्ष के गांधी जी ने अनशन की घोषणा की और कहा कि उपवास कल सुबह पहले भोजन के बाद शुरू होगा। उपवास की अवधि निश्चित नहीं है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि सभी समुदायों के दिल मिल गए हैं, और वह भी बाहर के दबाव से नहीं बल्कि अपने धर्म को समझकर। यानी
गांधी जी ने 55 करोड़ की कोई बात नहीं की। इसके 2 दिन बाद 15 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया। ध्यान दें कि कैबिनेट बैठक में गांधी जी शामिल नहीं थे। अगर गांधी जी ने 55 करोड़ के लिए अनशन किया होता तो 15 जनवरी को ही वे उपवास खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि गांधी जी का अनशन 18 जनवरी को तब खत्म हुआ जब दिल्ली के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने हिंसा रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी गांधी जी का अनशन हिंसा रोकने के लिए था, न कि पाकिस्तान को 50 करोड़ देने के लिए। उस वक्त देश में हिंसा न केवल मुसलमानों पर हो रही थी, बल्कि हिंदुओं पर भी। ऐसे में गांधी जी को किसी एक धर्म के पक्ष में कहना गलत है। शायद इसी वजह से समाज का एक वर्ग नाथूराम गोडसे के तर्कों का समर्थन करता है, जबकि दूसरा वर्ग उन्हें दोषी मानता है। लेकिन हमारा काम आपको अपनी राय थोपना नहीं है, बल्कि तथ्यों से जानकारी एकत्रित करके प्रस्तुत करना है। हमने जो किया है, अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर देश पर कोई एहसान किया था, या उन्होंने एक ऐसा अपराध किया जिसकी कभी माफी नहीं मिल सकती। मित्रों, इस सीरीज के पहले 3 भाग आप डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दी गई लिंक से देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब इस पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो हर भारतीय के दिल को छूती है। गांधी जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सोच इतनी असाधारण थी कि उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। उनकी अहिंसा की शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है, और जब हम उनकी हत्या की बात करते हैं तो दिल में एक गहरा दर्द उभरता है। नाथूराम गोडसे के तर्क सुनकर लगता है कि वह अपनी विचारधारा में इतने डूबे थे कि उन्होंने एक महान आत्मा को खत्म कर दिया। लेकिन क्या वह सही थे? यह सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। गांधी जी की नीतियां, उनकी अहिंसा, उनके आंदोलन, सब कुछ इतना भावुक है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दांडी मार्च के दौरान जब वे नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन कर रहे थे, तो पूरे देश में एक भावनात्मक लहर दौड़ी थी। लोग उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि यह सिर्फ नमक की लड़ाई नहीं, बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई है। गांधी जी के दिल में हर भारतीय के लिए इतना प्यार था कि वे अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो जेल में बंद होने के बावजूद उनका संकल्प नहीं डिगा। कस्तूरबा की मौत ने उन्हें कितना तोड़ा होगा, लेकिन फिर भी वे शांति के लिए लड़ते रहे। विभाजन के समय जब देश टूट रहा था, गांधी जी का दिल भी टूट रहा था। वे भूख हड़ताल करके लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें ही दोषी ठहरा रहे थे। गोडसे का बयान सुनकर लगता है कि वह हिंदुओं के दर्द से जुड़े थे, लेकिन क्या हत्या का रास्ता सही था? गांधी जी की मौत का दृश्य सोचकर आंखें नम हो जाती हैं। एक बूढ़ा, कमजोर इंसान जो अहिंसा सिखाता था, उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ देखकर अंदाजा लगता है कि वे कितने प्रिय थे। नेहरू और पटेल का शोक देखकर लगता है कि देश ने अपना मार्गदर्शक खो दिया। गोडसे के तर्क जैसे विभाजन की जिम्मेदारी, हिंदुओं का दर्द, राष्ट्रपिता का कर्तव्य, ये सब भावनात्मक हैं, लेकिन क्या वे हत्या को जायज ठहराते हैं? गांधी जी का अंतिम उपवास दंगों को रोकने के लिए था, न कि पैसे के लिए। यह समझकर दिल में सम्मान बढ़ता है कि वे सभी धर्मों के लिए लड़ रहे थे। आज भी जब हम इन घटनाओं को याद करते हैं तो एक भावनात्मक लगाव महसूस होता है। गांधी जी हमारे दिल में जीवित हैं और उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। गोडसे की सोच से सहमत होना या न होना व्यक्तिगत है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि अहिंसा का रास्ता ही सच्चा है। इस कहानी को और विस्तार से देखें तो गांधी जी की जीवन यात्रा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण वकील दुनिया का महात्मा बन गया। दक्षिण अफ्रीका में हुए अपमान ने उन्हें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया और भारत लौटकर उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी। चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, हर कदम पर वे लोगों के दिल जीतते गए।
उनकी सादगी, उनका चरखा, उनकी लाठी, ये सब प्रतीक बन गए हैं। जब हम गोडसे के बयान पर विचार करते हैं तो लगता है कि वह इतिहास के एक हिस्से को देख रहे थे, लेकिन पूरे चित्र को नहीं। गांधी जी ने विभाजन को रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि देश टूट गया। दंगों में लाखों लोगों की मौत ने पूरे राष्ट्र को सदमे में डाल दिया और गांधी जी उस दर्द से गुजर रहे थे। उनका अनशन दिल्ली में शांति लाने के लिए था, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रभावित थे। गोडसे का कहना कि गांधी जी मुसलमानों के पक्ष में थे, लेकिन वास्तव में वे मानवता के पक्ष में थे। यह भावना हमें छूती है कि कैसे एक व्यक्ति पूरे देश के लिए बलिदान दे सकता है। हत्या के बाद गोडसे का देवदास से मिलना और अफसोस जताना दिखाता है कि कहीं न कहीं उनका दिल भी पछता रहा था, लेकिन राजनीतिक अंधता ने उन्हें रोक नहीं पाया। अदालत में उनके तर्क सुनकर लगता है कि वे खुद को देशभक्त मानते थे, लेकिन क्या देशभक्ति में हिंसा शामिल है? गांधी जी सिखाते थे कि नहीं। आज जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो दिल में एक मिश्रित भावना उभरती है। गांधी जी के लिए प्यार, गोडसे के लिए बहस, लेकिन अंत में गांधी जी की विरासत अमर है। उनकी मौत ने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा कितनी शक्तिशाली है। हम सबको यह सोचना चाहिए कि क्या हम उनकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं। इस कहानी में भावनात्मक गहराई इतनी है कि इसे पढ़ते हुए आंसू आ जाते हैं। गांधी जी का जीवन प्रेरणा है, उनकी मौत ट्रेजेडी है और गोडसे का बयान एक विवाद, लेकिन अर्थ वही रहता है, शांति और एकता का महत्व। अब और विस्तार से देखें तो गांधी जी की प्रारंभिक जीवन से ही उनकी भावनाएं मजबूत थीं। पोरबंदर में जन्मे, लंदन में कानून पढ़े, लेकिन अफ्रीका में रंगभेद ने उन्हें बदल दिया। ट्रेन से फेंके जाने का दर्द ने उन्हें लड़ना सिखाया। भारत आकर उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी पत्नी कस्तूरबा उनके साथ हर कदम पर खड़ी रहीं और उनकी मौत ने गांधी जी को कितना अकेला कर दिया होगा। भावनात्मक रूप से यह सोचकर दिल दुखता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लाखों लोग जेल गए, लेकिन गांधी जी का संदेश करो या मरो ने सबको एकजुट किया। विभाजन के समय जब ट्रेनें लाशों से भरी आ रही थीं, गांधी जी कलकत्ता में शांति स्थापित कर रहे थे। नोआखाली में उन्होंने पैदल यात्रा की, लोगों के दिल जीते। दिल्ली में दंगे रोकने के लिए अनशन किया और सफल हुए, लेकिन गोडसे जैसे लोगों को लगता था कि वे हिंदुओं के खिलाफ हैं। उनके बयान में हिंदुओं के दर्द का जिक्र है, पाकिस्तान में हत्याएं, बलात्कार, पलायन। यह दर्द वास्तविक था और दिल को छूता है। लेकिन क्या गांधी जी जिम्मेदार थे? नहीं, वे तो एकता की कोशिश कर रहे थे। गोडसे का कहना कि गांधी जी ने हिंदुओं को पाकिस्तान में रहने को कहा, लेकिन वास्तव में वे शांति चाहते थे। भावनात्मक लगाव से देखें तो दोनों पक्षों का दर्द समझ आता है। गांधी जी की हत्या का दिन याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठंडी शाम, प्रार्थना सभा, हाथ जोड़कर गोली चलाना, यह कितना क्रूर था। गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम उनके भक्ति को दिखाते हैं। उनकी घड़ी का रुकना जैसे समय का ठहर जाना। अंतिम संस्कार में लाखों लोगों का समुद्र देखकर लगता है कि वे अमर हैं। गोडसे का मुकदमा, उनका आत्मविश्वास, उनका कोई पछतावा न होना, ये सब सोचकर अजीब लगता है। वे खुद को भगत सिंह जैसा मानते थे, लेकिन फर्क था। गांधी जी के पुत्र से मिलकर अफसोस जताना दिखाता है कि कहीं मानवीयता बाकी थी, लेकिन राजनीति ने सब कुछ बदल दिया। आज इस कहानी से हम सीखते हैं कि भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी का प्यार, गोडसे का गुस्सा, दोनों एक्सट्रीम्स, लेकिन अर्थ यही है कि अहिंसा जीतती है। इस वर्णन को और लंबा बनाते हुए हम देख सकते हैं कि गांधी जी की विरासत आज भी जीवित है। उनके सिद्धांत दुनिया में फैले हैं। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला ने उनसे प्रेरणा ली। भारत में उनकी जयंती पर हम याद करते हैं, लेकिन क्या हम उनके रास्ते पर चलते हैं? गोडसे के समर्थक आज भी हैं जो उनके तर्कों से सहमत हैं, लेकिन बहुमत गांधी जी का सम्मान करता है। भावनात्मक रूप से यह कहानी हमें एकजुट होने का संदेश देती है। विभाजन का दर्द आज भी है, लेकिन गांधी जी की तरह शांति से आगे बढ़ना चाहिए। उनकी अनसुनी कहानियां जैसे दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष, भारत में सत्याग्रह, जेल के दिन सब भावुक हैं।
घोड़से का बयान पढ़कर लगता है कि वह दर्द में थे, लेकिन रास्ता गलत चुना। अंत में यह कहानी दिल को छूती है और सोचने पर मजबूर करती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।